हाय फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं डीलेड सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय तीनों में देखने को मिलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बीच बीच से लिए हैं मैंने दोस्तों। जैसे इसमें पहला प्रश्न दोस्तों कि जड़ों के मुख्य कार्य बताइए। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। मतलब इन जड़ों को जो मुख्य कार्य क्या है और मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ कौन सी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको सीटेड टेट में भी देखने को मिलते हैं कि आपको बता दी जाएगी उसका नाम, जैसे सब्जी का है या किसी वृक्ष का नाम, उसमें पूछा जाएगा कि ये इसमें किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। ऑप्शन रहेगा जैसे इसमें दिया गया है झकड़ा, मूसला, रेशेदार, ये सब ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक कोई रहेगा तो बताना रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पेपर के दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय में पूछा जाता है। तो इसमें जो पहला आपका आंसर हो जाए कि जड़ों का मुख्य कार्य पौधों से पानी तथा मजबूती प्रदान करना है। पौधों को पानी, यहाँ पर से की जगह को होगा दोस्तों। पौधों को, जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को पानी तथा मजबूती प्रदान करना होता है। पहला काम मुख्य कार्य है दोस्तों। भाई जड़ें ही होती हैं जो पौधों को पानी तथा मजबूती प्रदान करती हैं। अगर जड़ नहीं रहेगी तो ना वृक्ष पानी पा पाएगा, ना मजबूती, गिर जाएगा, सूख जाएगा। फिर इसमें पूछा गया कि मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताना है। तो दोस्तों जो मक्का इसमें पहला, इसमें झकड़ा जड़ पाई जाती है, अपस्थानिक रेशेदार जड़, इसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं, अपस्थानिक भी कहते हैं दोस्तों। मेन झकड़ा जड़। फिर और प्याज है, प्याज में झकड़ा जड़ पाई जाती है, और झकड़ा जड़ का मतलब रेशेदार। आपने प्याज देखा होगा दोस्तों, नीचे पतली पतली रेशेदार जड़ होती है बहुत सारी, यही है दोस्तों झकड़ा। मतलब ये बहुत मिट्टी में एकदम पकड़ लेती है अपने आप को, जो वो प्याज होती है, और रेशेदार जड़ें रहती हैं, मतलब बहुत सारी जड़ें रहती हैं। झकड़ा जड़ इसको कहते हैं दोस्तों। सरसों, सरसों मूसला जड़, मूसला जड़ का मतलब ये जैसे मूली टाइप की जड़ होती है। तो मूली देखा होगा आपने, सीधे जाती है पतली। तो सरसों कभी भी आपने अगर देखा होगा उखड़ी हुई, तो वो नीचे लंबी मूली टाइप में रहती है, इसलिए मूसला जड़ है। मूसला जड़ का मतलब नीचे धंसती रहती है दोस्तों। और ये जो प्याज रहती है, मक्का रहती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाती जड़, उसी थोड़ा नीचे जाती है, उसके बाद उसमें कई रेशे टाइप निकलते हैं, वही पकड़ती है। जबकि सरसों, सरसों बड़ा पौधा रहता है, तो ये थोड़ा नीचे जाती है, और मूसला जड़ सीधे रहती है दोस्तों। फिर है बैगन, बैगन में भी मूसला जड़ दोस्तों। बैगन का जो पौधा होता है सेम यही कंडीशन होती है, मूसला जड़ मतलब सीधा रहेगा, पतला, और इसमें रेशेदार जड़ें नहीं पाई जाती, मूसला जड़ नीचे धंसता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी, ये हर परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला। भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये 2016 में आया हुआ भी प्रश्न है। तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व जो हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण इत्यादि, और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं भोजन में। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा दोस्तों चावल में मिलता है, आप सभी जानते होंगे। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जो आम तौर पे हम लोग भोजन अपने ग्रहण करते हैं, जैसे चावल है, रोटी है, दाल है, सब्जी है हरी, इनमें कार्बोहाइड्रेट चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन दूध में, विटामिन थोड़ा थोड़ा सा में मिलता है दोस्तों, खनिज लवण इत्यादि। और इनकी कमी से जो होने वाले प्रमुख रोग हैं, मीन्स प्रोटीन की कमी से, पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। जो पहला इसमें प्रमुख रोग है दोस्तों, क्वाशयोरकर है, पहला रोग क्वाशयोरकर। फिर दूसरा है मेरेस्मस। ये दो प्रमुख रोग हैं दोस्तों जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, क्वाशयोरकर, दूसरा है मेरेस्मस। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों इसमें है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में अंतर। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे भी आता है, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है।
प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों माफ़ कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। और फिर शोषण में क्या होता है? शोषण में इसके विपरीत ग्लूकोज में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा CO2 बनती है। उल्टा होता है दोस्तों इसका, ग्लूकोज में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में, और शोषण में उल्टा। फिर प्रकाश संश्लेषण में दूसरा पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण रचनात्मक क्रिया है और शोषण एक नशात्मक क्रिया है। रचनात्मक का मतलब दोस्तों ये, जैसे आप लोग जानते होंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण ये पौधे में मुख्यतः पेड़ पौधों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है, जबकि शोषण जीवों में, हम सभी में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जबकि शोषण एक नशात्मक क्रिया है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है मुख्यतः पौधों में होती है, पेड़ पौधों में दोस्तों, हरे पेड़ पौधों में। फिर तीसरा पॉइंट जो शोषण में, शोषण में भोजन ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं। फिर देखते हैं पॉइंट दोस्तों, शोषण में भोजन ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त का मतलब, मुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक वर्ड होता है युक्त, एक का मतलब एक होता है मुक्त। तो जो युक्त होता है, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ। और दोस्तों सीटेड में बहुत वर्ड, सीटेड में दोस्तों आप लोग अगर दिए होंगे एग्जाम या देंगे तो उसमें देखेंगे वर्ड का बहुत बड़ा खेल है। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, मुक्त का मतलब हटा, मतलब मुक्त का मतलब बाहर। जैसे बोला जाता है धुआं मुक्त शहर, प्रदूषण मुक्त शहर। प्रदूषण मुक्त का मतलब प्रदूषण नहीं है। जैसे बोला जाता है ये शहर अभी प्रदूषण युक्त है, युक्त का मतलब इन शहरों में प्रदूषण अभी पाया जाता है। तो आप समझ पाए होंगे मुक्त युक्त का मतलब। तो शोषण में भोजन ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा निकल जाती है। भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम बताना है, लक्षण तथा उससे बचने के उपाय बताना है। अभी वहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी पूछा गया इससे पहले, प्रोटीन से कमी होने वाला रोग, इसमें पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग, बात वही है। अब यहाँ जैसे बताया गया दोस्तों कि विटामिन ए जो है दोस्तों, विटामिन ए जो है दोस्तों, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतनी प्रकार के विटामिन होती हैं। फिर विटामिन B1, B2 इस तरह के विटामिन है। तो जो मुख्यतः ये विटामिन है, इसमें वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील पूछा जाता है। इसको मैंने कई वीडियो में बताया दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद हो गया होगा। पूछा जाता है आपके उसमें दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन बताओ, जल में घुलनशील विटामिन बताओ। तो मैं एक बताता हूँ, दूसरा आप खुद जान लें। जैसे जल में घुलनशील, जल की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। और वाटर कहता किस में रहता है? बॉटल में, बिस्लेरी। और बॉटल में रहती कोल्ड ड्रिंक। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप दोस्तों, वाटर, जल कहाँ रहता है? बॉटल में। और आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बॉटल में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो BC हो जाएगा जल में घुलनशील। और जो बचा वसा में घुलनशील, ADE की वसा में घुलनशील हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और जो इसके लक्षण दोस्तों, ये चर्म रोग के रूप में होता है। त्वचा पर चकत्ते, मतलब चिट्टी चिट्टी जो हो जाते हैं दोस्तों, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। उपाय क्या है? विटामिन ए से युक्त पदार्थ। अब देखिए दोस्तों, युक्त मतलब विटामिन जो पदार्थ आप खा रहे हैं उसमें वो विटामिन ए रहे, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह पर। दोस्तों विटामिन ए के लिए इससे पहले जो आम का सीजन चल रहा था, पीले फल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आम भी विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए प्रमुख, जो सेवन करें तो आप उससे दूर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। मतलब आम बहुत अहम है दोस्तों, पीला फल। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट आपके पेपर में सभी जगह मैंने आज ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि आपका जो क्षेत्र दोस्तों, टेट सीटेट आगे और ये इसमें भी ये तीनों जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा तो आप अपने ही DLED के प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, इनमें पक्का क्वेश्चन मिलेंगे।
और क्या कहते हैं सीटेड, अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो सीटेड भैया साइंस, जिनका मैथ साइंस होगा उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, मैथ साइंस। भाई सोशल साइंस वालों के लिए नहीं, लेकिन प्राइमरी में इम्पॉर्टेंट है, जूनियर के लिए मुख्यतः इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आप लोग प्राइमरी जूनियर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये जानते होंगे आप सभी दोस्तों। तो एक है भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन। अब होता क्या है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, काफ़ी बड़ा पेज था दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा पेज मतलब लाइन सटी हुई है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी कुछ परिवर्तन हो जाता है और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कोई अंतर नहीं होता और यहाँ पर बदल जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, इस परिवर्तन में कोई नवीन पदार्थ निर्मित नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में ध्यान दिएगा जब भी आए, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा भैया, यहाँ कोई नवीन पदार्थ नहीं बनेगा भौतिक परिवर्तन में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक मिनट। फिर इसमें रासायनिक परिवर्तन में, इस परिवर्तन में नवीन पदार्थ निर्मित होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब इसमें पदार्थ जब भी जो क्रिया होगी उसके बाद परिवर्तन होगा, वो उसके बाद फिर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। और तीसरा इसमें जो रासायनिक परिवर्तन में कारण हटाए जाने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। चौथा पॉइंट है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही ऊष्मा शोषित होती है। मतलब शोषित मतलब घटित, ना घटती है ना बढ़ती है, ना उत्पन्न होती है। और इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है, या तो उत्पन्न होगी या घटेगी, शोषित होगी दोस्तों। फिर पाँचवा पॉइंट है दोस्तों, इसमें पदार्थ के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता और इसमें बदलाव हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में। फिर छठवां पॉइंट है दोस्तों, इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि भौतिक परिवर्तन में इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता है, और रासायनिक परिवर्तन में इसमें वस्तु के भार में अंतर नवीन पदार्थ बनने के कारण आ जाता है। जब नया पदार्थ बनेगा तो अंतर भी आएगा, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता नहीं भौतिक परिवर्तन में, तो नहीं आता। फिर सातवां पॉइंट दोस्तों, दाब के प्रभाव से पदार्थों का केवल आकार तथा स्वरूप बदलता है, आकार तथा स्वरूप, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे नया अभी मैं बता रहा हूँ, उदाहरण नीचे है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसमें है जो सातवां पॉइंट, रासायनिक परिवर्तन में अधिक दाब पर नवीन पदार्थ बनते हैं। फिर उदाहरण है दोस्तों भौतिक परिवर्तन का, लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना, ये भौतिक परिवर्तन है, लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना। अब इसमें ना नया पदार्थ बनेगा, ना इसके भार में कोई अंतर आएगा। फिर दूसरा पॉइंट है, पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना। पानी को आपने फ्रिज में रख दिया है, बर्फ जम गई, इसमें कोई भौतिक परिवर्तन है लेकिन कोई पदार्थ नहीं बदला, पदार्थ की अवस्था नहीं बदली दोस्तों। फिर नमक या चीनी के पानी में घुलना, फिर पदार्थ का चोड़ बनना आदि। और इसमें जो मुख्यतः प्रमुख उदाहरण आप लोगों ने खुद देखा होगा दोस्तों, लोहे में जंग लगना, ये है भैया रासायनिक परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण। फिर है दूध से दही का बनना, पदार्थ का जलना, कागज़ का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। दूध का फटना अथवा दूध का जमना, भोजन का पचना, ये सब दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, वस्तु के भार में कमी आती है। ये सब हैं दोस्तों इसके पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लिए हैं। मैंने खुद पढ़ा है दोस्तों कई बार, फिर उसके बाद मैंने सीटेट की तरफ से देखा, आपके भी डीएलएड में पूरा पढ़ाता हूँ तो उसमें भी देखा, जो इम्पोर्टेंट थे वही क्वेश्चन लिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।